खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। दयामिर भाषा डैम पर ब्रीफिंग की तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क के पौने 4 साल जाया कर दिए गए। जिस मंसूबे पर ब्रीफिंग लेता हूँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। झूठ ना मेरे खमीर में है, ना ये काम करूंगा। कौम को हकायक बताऊंगा। उस दिन कौम का खादिम नहीं हूँगा जिस दिन हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करूंगा। हमारी PMLN की हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप में इस मंसूबे का आगाज़ किया गया। मैं दिन रात जब मैं लेता हूँ प्रेजेंटेशन, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, चाहे वो पावर की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें अपने इन पौने 4 सालों को ज़ाया किया। मैं कहूँगा, बताऊँगा कौम को, और हकायक बतानी है, झूठ नहीं बोलना कौम के सामने। मैं उस दिन इस मुल्क का खादम नहीं हूँगा जिस दिन खुदा ने मुझसे, मेरे मुंह से जो कौम के जो हकायक हैं, अच्छे या बुरे, वो मैंने उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की और उनको एक गलत रंग देने की कोशिश की। ना मेरे ये खमीर में है, ना मैंने ये सीखा, ना ये काम करूँगा इंशाअल्लाह। दयामिर भाषा डैम बनने में मजीद 7 साल लगेंगे। ये बहुत ज्यादा वक्त है, इसे कम करें। ब्रीफिंग के दौरान वजीर आजम ने मंसूबा 2026 में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। चेयरमैन वापडा ने जवाब दिया, सर ये मुमकिन नहीं होगा। क्या मुकालमा हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दयामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट का दौरा। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन की ब्रीफिंग। इस दौरान मियां शहबाज शरीफ ने डैम की तामीर के दौरानिया पर एतराज किया। कहा कि दौरानिया कम किया जाए, 2029 के बजाय 2026 में इसे मुकम्मल किया जाए। मगर चेयरमैन वापडा ने कहा कि सर ये मुमकिन ना होगा। So main dam is in June, August 2029. Sir. And we are sitting in 2022. Sir. We are sitting in 2022. Sir. It's 7 years from now. Absolutely, sir. This time period has to be cut short. This won't be possible, sir. And you can manage it, I believe. बहुत मुश्किल है, sir. Because I will commit a date on which I will do it, sir. जिस पर शहबाज शरीफ ने वजह जानना चाहिए। चेयरमैन वापडा ने बताया कि कोविड-19 और सिक्योरिटी मामलात के सबब ताखीर हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पंजाब में अपनी सिक्योरिटी हिकमत अमली की मिसाल देते हुए कहा कि डैम की जल्द अज जल्द तामीर मुमकिन बनाए। बात करते हैं कराची में तहरीक इंसाफ के जलसे की। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि मुंतखब वज़ीर आज़म को धमकी दी गई। साजिश के तहत मीर जाफर को हम पर मुसल्लत किया गया। हम दोस्ती चाहते हैं, गुलामी नहीं। इमरान खान ने कहा उन्होंने क्या जुर्म किया था जो रात के 12 बजे अदालतें खोल दी गई। क्या सुप्रीम कोर्ट को धमकी आमेज खत की तहकीकात नहीं करनी चाहिए थी। कहा तमाम पाकिस्तानी निकलें और नए इलेक्शन का मुतालबा करें। कभी भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। हम एक चीज चाहते हैं, मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं, सबक सिखाना है ज़मीर फरोश लोटों को। सारी कौम इलेक्शन के लिए तैयार है। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, गुलामी किसी से नहीं चाहता। लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए आपकी जान के पीछे। मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये जो साजिश हुई है, ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती है तो ये याद रखना, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका की धमकी के सामने खड़ा नहीं होगा। जो पेपर था, जो डॉक्यूमेंट था, क्या सुप्रीम कोर्ट को कम से कम उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए था? इज्जत से पूछता हूँ, आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है, बड़ी हमें तकलीफ होती है। हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेते हैं, फैसला ऐसा होता है कि हमारे हाथ बन जाते हैं। रात के 12 बजे जो अदालतें खोली, वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आइन तोड़ दूंगा। ये वक्त है आप सबको अपने मुस्तकबिल के लिए, अब सबको निकलना है, गलियों में निकलना है, गाँव में निकलना है, शहरों में निकलना है। ये आपने जुल्म, नाइंसाफी, साजिश, अगर आपने ये कबूल कर ली इस मुल्क में, कि बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे।
इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ दयामिर भाषा डैम पर पाकिस्तानी और चीनी वर्कर्स से खिताब कर रहे हैं। इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज इंजीनियर्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, उनके इलाज के लिए भी वो अस्पताल बनेगा, दिन रात काम होगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपको सेहत दे, तवानाई दे, आपको जिंदगी दे। इस पाकिस्तान को आपने बनाना है। आप अजीम मेहमान हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आजम, शुक्रिया। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा है कि इस पाकिस्तान को आपने बनाना है। अल्लाह ताला आप सबको काम करने की हिम्मत दे। शेख रशीद की बड़ी पेशगोई, कहते हैं इमरान खान 30 मई से पहले हुकूमत को घर भेज देंगे। इमरान खान को वापस लाना होगा वरना जेलें भर देंगे। कराची में जलसे से खिताब में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अब सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। इमरान इस्माइल बोले जब चाहें कराची बंद कर सकते हैं। PTI का पावर शो। जलसे से खिताब में शेख रशीद ने हुकूमत जाने की पेशगोई कर दी। जेल भरो तहरीक की बात भी की। 30 मई से पहले पहले इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की हुकूमत को इमरान खान खत्म करेगा। इमरान खान को वापस लाना होगा। अगर इमरान खान को वापस न लाए तो जेलें भर देंगे। PTI वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने साबिक इत्तेहादी जमात को आड़े हाथों लिया। आप सिंध की असेंबली में इसी पीपल्स पार्टी को कोसते रहे, कहते रहे कि ये कराची के हकूक पर डाका डाल रहे हैं। जो आपके अरमानों के कातिल थे, आज आप उनकी गोद में जाकर बैठ के। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा पूरा कराची इमरान खान के साथ है। हम कराची को बंद भी कर सकते हैं, आप जब चाहें आजमा लें। आधे घंटे के नोटिस पे हम पहिया जाम कराची की करने की ताकत रखते हैं। खान साहब सिर्फ आपकी आवाज लगाने की देर है। हम रोडों पे निकल के इंशाअल्लाह इनको छठी का दूध याद दिला देंगे। असद उमर बोले मुकाबला दो नजरियों के दरमियान है, इसमें जीत हक की होगी। एक नजरिया कहता है हम भिखारी कौम हैं, दूसरा नजरिया कहता है हम आजाद हैं, हम खुददार हैं, हम मुश्किल बर्दाश्त कर लेंगे, हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। PTI रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। जलसे के दौरान PTI कारकुनों ने सारी हदें फलांग डाली। समा की खातून रिपोर्टर पर आवाजें कसते रहे, गालियां देते रहे। कैमरामैनों के लिए बनाया गया स्टेज और लाइटिंग स्टैंड भी कारकुनों से महफूज ना रह सका। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में तहरीक इंसाफ का जलसा, कारकुन आपे से बाहर। समा की नुमाइंदा जमजम सईद और कैमरामैन शाहिद बलोच से बदतमीजी। कारकुनों ने नाजेबा जुबान इस्तेमाल की। खान का प्यार है कि हम सब यहाँ पहुँचे। बोतलें मारी, धमकियां देते रहे। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने समा से गुफ्तगू में वाक़े की शदीद मजम्मत की। कहा इस तरह के वाक़यात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। इंतहाई काबिल मजम्मत है, इंतहाई काबिल अफसोस है कि वो रिपोर्टर्स जो अपनी पेशा वाराना उमूर सर अंजाम देने के लिए अपने घर से निकलते हैं और जाके अवाम को दिखाते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं और कवरेज करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी इज़हार राय पर हमला है और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और ये पहली दफा नहीं हुआ। जलसे के दौरान बदनज़मी भी देखने में आई। कारकुनों की बड़ी तादाद कैमरों के लिए बनाए गए स्टेज पर चढ़ गई, जिससे स्टेज वजन बर्दाश्त न कर सका और कैमरामैन कैमरों समेत नीचे आ गिरे। वाक़े में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। जहलूम में इमरान खान का खिताब दिखाने के लिए लगाई गई स्क्रीन गिर गई। रहनुमाओं के लिए बनाया गया स्टेज भी वजन बर्दाश्त न कर सका। स्टेज पर फवाद चौधरी समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। वाक़े में फवाद चौधरी और दीगर रहनुमा महफूज रहे। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास। हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब हो गए। इंतखाब से कबल ऐवान में तारीख की बदतरीन हंगामा आराई हुई। डिप्टी स्पीकर पर लोटे उछाले गए, तशद्दुद किया गया। चौधरी परवेज इलाही भी तशद्दुद से महफूज ना रह सके।
पंजाब का मैदान था, वजीर आला का इंतखाब था, मगर क्या करना है, सारा प्लान के पहले ही तैयार था। पीटीआई के अरकान लोटे उठाए चले आए। फिर वो सब हुआ जो तारीख में कभी ना हुआ। शोर मचाया, लोटा लहराया, ऐवान सर पे उठाया। स्पीकर की डाइस पर पहुंचे तो माइक पर लोटे लगा दिए, किताबें हवा में उछाल दी, सब तहस नहस कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर निशिस्त पर बैठे तो कार्रवाई शुरू न करने दी। दोस्त मोहम्मद मजारी के बाल नोचे, तशद्दुद किया गया। खवातीन भी यूं थी इन मैदान जैसे हो पहलवान, किसी को पकड़कर खींचा तो किसी को दुपट्टे से मारा। ऐवान में पहली बार पुलिस को अंदर आना पड़ा, मगर वो भी तशद्दुद से ना बच सके। पुलिस पर ऐसे लाते चला रहे थे फैयाज चौहान जैसे उनका गली मोहल्ला हो नाके ऐवान। सुबह शुरू होने वाले इजलास में शाम तक यही सब चलता रहा और इस सब के बाद पीटीआई और काफिले के अरकान मैदान खाली छोड़कर चले गए। बॉयकॉट के बाद वोटिंग हुई तो हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। परवेज इलाही साहब ने कोई वोट नहीं लिए। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 197 वोट हासिल किए हैं। हमजा शहबाज शरीफ को वजीर आला मुंतखब करार दिया जाता है। पंजाब असेंबली में वजीर आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही पर भी हमला किया गया। परवेज इलाही ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाने में दरखास्त जमा कराई तो पुलिस ने मेडिकल करवाने का कह दिया। खत में लिखा, मेडिकल रिपोर्ट आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हंगामा, राई, धक्कम पेल, मार कुटार, पंजाब असेंबली में ये सब होता रहा ताकि शुरू न हो कार्रवाई। डायरेक्शंस देते हुए असेंबली में एंटर करवा दें। मगर असेंबली में आउटसाइडर्स कौन लाया? इस मंजर को देखिए जिसमें परवेज इलाही एक झुंड को असेंबली में दाखिले के लिए इशारे कर रहे हैं। जब हंगामा चल रहा था तो तब परवेज इलाही थम्स अप करके किसे शाबाशियां दे रहे थे और फिर कुछ देर में परवेज इलाही मार कुटाई से बचकर इस तरह दौड़ते दिखाई दिए। अगले मंजर में उनके हाथ पर पट्टी बंधी थी, चेहरा सुर्ख हो रहा था, बताया कि बाजू तोड़ दिया गया है। ये मेरा बाजू तोड़ दिया इन्होंने मार मार के। जिस हाथ को टूटा हुआ बताया वही उठाकर दी बद्दुआएं। क़यामत तक मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऑक्सीजन मास्क लगा था, कह रहे थे सांस टूट रही है और मेरा सांस रुका हुआ है, ऑक्सीजन मुझे लगानी पड़ गई है और फटफट बोलकर सारा हाल बता दिया और खास तौर पे मुझे टारगेट करके वालिद पर तशद्दुद का सुनकर मुनीस इलाही भी दौड़े चले आए। कहा, हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। परवेज इलाही पे हमला किया सुहेल भट्ट ने और जितने गुल्लू भट्ट हैं, हिम्मत है तो आके लड़ो मेरे से, मैं तो उनसे बात करने आया हूँ। और जब अयादत को गए उस्मान बुज़दार तो दिखाई दिए अनजान। पूछा, ऐसा कब हुआ भाईजान? इधर तो किसी को पता ही नहीं। हालांकि असेंबली में उस्मान बुज़दार परवेज इलाही के बराबर में ही तो बैठे थे, मगर जाने किन सोचों में थे। परवेज इलाही ने किला गुज्जर सिंह थाने पहुंचकर दरखास्त दी थी। ये तो जैली है, ये तो इंतखाब हुआ ही नहीं है। डीआईजी ऑपरेशन खुद डंडे लेके और मुझे डंडा मारा गया है। ये एफआईआर के अंदर पूरे नाम लिखे हुए हैं, इनके जो एमपीएज हैं उनके पूरे नाम लिखे हैं। अभी हमने यहाँ पे एफआईआर कटा दी। दरखास्त में कहा गया कि सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकार पंजाब असेंबली में दाखिल हुए, खवातीन को धक्के दिए, ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। गवर्नर पंजाब आज रात 9 मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से गवर्नर हाउस में हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद पंजाब असेंबली में हंगामा राय के हवाले से कमेटी तश्कील दी जाएगी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, कमेटी के ज़िम्मे क्या क्या काम होंगे और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त का क्या स्टेटस है? जी बिल्कुल, कल ही डिप्टी स्पीकर जो कायम मकाम स्पीकर भी हैं दोस्त मोहम्मद मजारी, उन्होंने एक खसूसी कमेटी हंगामा आरई पर तश्कील दे दी थी। उसके अलावा गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की जानिब से भी जो है वो रिपोर्ट तलब कर ली गई है और सेक्रेटरी असम्बली को ख़त लिखा गया है जिसमें 4 नकात हैं कि हंगामा आरई क्यों हुई, वजह क्या बनी, डिप्टी स्पीकर का कंडक्ट क्या था। इस सिलसिले में पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार करके गवर्नर हाउस में भिजवाई जाएगी।
जाए। उसके अलावा शाम 8 बजे का गवर्नर हाउस में वक्त रखा गया है नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हलफ बर्दारी का। ताहम गवर्नर हाउस के ज़राए ने ये कन्फर्म नहीं किया कि आया गवर्नर पंजाब ही उनके ओहदे का हल्फ उठाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब जो नून लीग है उनका ये कहना है कि हो सकता है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उनके ओहदे का हल्फ उठाए। जहां तक चौधरी परवेज इलाही अपडेट किया आपने मोहसिन बिलाल। इंतकाम का सफा फाड़ दिया, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ऐलान कर दिया। असम्बली में तकरीर करते हुए कहा, जमहूरियत की फतह हुई, साबिक हुकूमत ने हर एक को गद्दार करार दिया, जलसों में दोस्त मुमालिक को ललकारा, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए रिश्वत दी जाती रही और अब ऐसा नहीं होगा। आज जमहूरियत की फतह हुई है। खुदा के फजल से बहुत इंतकाम हो गया, बहुत बद अखलाकी हो गई, बहुत एक दूसरे के गिरबान हमने पकड़ लिए। इंतकाम का सफा आज से हमने फाड़ दिया है। हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। कोई बड़े बड़े दावे करने नहीं आया। मैं अपने साथ कोई खिलाड़ी का नाम लगाकर प्लस करने नहीं आया। तरजीहात के मुताबिक अपने कामों पे निकलेंगे। बेहतरीन खिदमत ही बेहतरीन सियासत है। शर्म आती है कि निचली सतह की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई और सरकारी अफसर हो, रेट ऐवाने वज़ीर आला में तय होते, कैश पर अपना जो है वो सारी बातचीत होती है और ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। हर एक को गद्दार कहा जाता है। भरे जलसों में इस मुल्क के दोस्तों को ललकारा जाता है। कभी एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता है, कभी यूरोपियन यूनियन को धमकाया जाता है। इमरान नियाजी की राम कहानी नहीं मैं आपको सुना रहा चेयरमैन साहब, ये हकाइक हैं। मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ करप्शन के कई केसेस बने। यहाँ पर बैठे कायदीन के खिलाफ करप्शन के केसेस बने। निकला क्या 4 सालों आपके साथ जो हुआ, हमें ऐवान की इन हाउस कमेटी बनानी चाहिए। अगर इस मुल्क ने आगे चलना है चेयरमैन साहब, तो बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम को सूबे में मुतारिफ कराना होगा। अब्दुल अलीम खान कहते हैं, ना अहल उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाने के फैसले ने PTI को वो नुकसान पहुंचाया जिसकी शायद तलाफी ना हो सके। वो पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे ख्याल में खान साहब ने आज से 3 साल 3.5 साल पहले जो फैसला किया था एक पंजाब की वज़ारत आला के लिए, मेरे ख्याल में पहले उसने और उसके बाद जो दूसरे फैसले ने जितना नुकसान PTI को पहुंचाया शायद और इसके अलावा कोई ना पहुंचा सकता। बुज़दार की शक्ल में निकम्मा तरीन और बतौल खान साहब करप्ट तरीन जो उन्होंने 2 बंदे सिलेक्ट किए, उससे जितना उनको नुकसान हुआ है PTI को हुआ है और PTI पंजाब में हुआ है, शायद इसकी तलाफी आइंदा ना हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद और अता तारड़ मॉडल टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके साथ जो सलूक इनके गुंडों ने किया, MPAs, ख्वातीन MPAs, उनका तो एक अलहदा मामला है। परवेज इलाही अपने जाती गुंडे लेकर आया हुआ था। असेंबली के फ्लोर का तकद्दुस आज तक इस तरह पामाल नहीं हुआ मैंने अपनी जिंदगी में, और जो मैंने पहले पढ़ा आज तक इस तरह नहीं देखा कि असेंबली पर गुंडों की मदद से कब्जा करने की कोशिश की जाए। हम इस मामले को आखिरी हद तक लेके जाएंगे। और जो कल चौधरी परवेज इलाही साहब ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने उन पर हमला किया है, मेरा ख्याल है जिस तरह की दवाई इमरान खान खाते हैं जिनसे उनको हुरे नजर आती थी, कोई परवेज इलाही साहब की दवाई खाकर आए हुए थे जिनसे उनको मैं नजर आ रहा था हमला करते हुए। और ये कैसा हमला था और एक कैसा बाजू टूटा था कि जो 2 मिनट में जुड़ भी गया। तो ये झूठ सारा सामने आएगा। हमने ये वहां पर असेंबली में कल कमेटी भी बन चुकी है, वो कमेटी इसकी तह तक पहुंचेगी और तमाम लोगों का एहतसाब होगा। इसके साथ ही मैं अता तारड़ साहब से कहूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी दिखाते हैं कल जो पंजाब असेंबली में वाकयात हुए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन था। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज गया है, हमें उस पर अफसोस भी है, हमें उस पर दुख भी है। मैं परवेज इलाही साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब बस कर दें। पिछले 15 दिनों से ये सूबा बगैर वजीर आला के है। इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाने के बावजूद, कागजात की जांच पड़ताल के बावजूद, इलेक्शन के दिन का तयन हो जाने के बावजूद, क्योंकि उनके नंबर पूरे नहीं थे, इस इलेक्शन को बार बार ताखीर का शिकार किया गया है।
मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूं कि ये पाकिस्तानी अवाम पिछले 3.5 पौने 4 साल बहुत कर्ब से गुजरी है, बहुत मुश्किलात से गुजरी है। इन्होंने बहुत दुख दर्द तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। हम बतौर सियासी रहनुमा उनके लिए आसानियां पैदा करें। और कल जो हुआ नून लीगी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद हैं। हंगू के हल्के NA-33 के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,18,000 है, लेकिन पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स ना होने के बराबर हैं। इसकी वजह जानते हैं। इरफान मूसाज़ई हमारे साथ हैं। इरफान, क्या वजह है कि वोटर्स आ नहीं रहे वोट डालने के लिए? जी बिल्कुल, हंगू NA-33 पर जो है वो वोटिंग का अमल जारी है, लेकिन वोटिंग का अमल जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। चूँकि रमज़ान भी है और आज इतवार का रोज़ भी है, तो सुबह से तकरीबन अभी तक जो है 4 घंटे से ज़ायद टाइम हुआ है, लेकिन अभी तक वोटर जो है वो नहीं निकले हैं। वो अमला जो है वो मौजूद है, लेकिन वोटर ना होने के बाद जो है जो उम्मीदवार ने उनको भी परेशानी का उनको सामना है, चूँकि वोटर जो है वो नहीं निकले हैं। अब इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हंगू पब्लिक स्कूल है, जहाँ पर रजिस्टर वोटों की तादाद जो है वो 1900 है, लेकिन यहाँ जो है वो सिर्फ 70 वोट पोल हो सके। यही सूरत हाल जो है वो पूरे हल्के में यही सूरत हाल है। 210 पोलिंग स्टेशन है, जिसमें जो है वो 55 जो है वो खवातीन के है, 65 जो है वो मर्दों के है, जबकि 91 मुश्तरका है। लेकिन हम देख रहे हैं रवि का शिकार है। इरफान मूसाज़ई, तफसील के लिए शुक्रिया। मौसम का हाल बताने वालों ने आज रात से बलोचिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक चाखी, कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मरी, गिलियात, अपर पंजाब में भी आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेज बारिशों से कश्मीर में खड़ी फसलों और कमजोर स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। रमजानुल मुबारक में खून की एहतियात की कमी की वजह से थैलेसीमिया के मरीजों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। मुदस्सिर नजीर की रिपोर्ट देखिए। माह मुबारक में रहमतों की बहार है, लेकिन नेकियों के मौसम में खून अतिया करने वालों की तादाद में कमी से नेकियां कमाने का अहम मौका जाया हो रहा है। जिसकी वजह से हर साल की तरह इस रमजान में भी थैलेसीमिया में मुब्तला नन्हे फरिश्तों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। 13 साल की ज़ैनब और 9 साल की सना भी इन बच्चों में शामिल हैं, जिनकी सांसों की डोर इस खून से जुड़ी है जिसकी इन्हें हर हफ्ते जरूरत पड़ती है। खून नहीं मिलता ना, हमें पैरों में दर्द होता है और टांगों में दर्द होता है और इसलिए स्कूल नहीं जाता। हमें खून दिया करे, हमें पूरा मिल सके। इन बच्चों के अहले खाना वैसे तो साल भर ही खून के बंदोबस्त के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक में इनकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। इसकी अम्मी को भी कल परसों खून चढ़ा, 2 बोतलें ब्लड चढ़ा, और इसके सन्ना को भी चढ़ते हैं, जैनब को भी चढ़ते हैं। एक छोटी बहन है, वो 5-6 साल की है, उनको खून नहीं चढ़ाया नहीं ना अभी उनका इलाज किया। उनको देखते ऐसे हम लोग समझते हैं जो इनको वही बीमारी है। गर्मियों और रोजों में खून का अतिया देने वालों में 70% तक कमी आ जाती है, मगर माहिरीन कहते हैं कि सेहतमंद अफराद रोजे की हालत में भी खून दे सकते हैं। तकरीबन 60 to 70% हमारी आवाम जो ब्लड डोनेट करती है वो रिड्यूस हो जाती है रमज़ानों के अंदर। ब्लड बच्चों को नहीं मिलता ना, इनको ज़रूरत है क्योंकि इनका जिस्म क्योंकि ब्लड बना नहीं सकता, तो जब ब्लड जिस्म को पहुंचता नहीं है तो फिर जिस्म जो है वो हड्डियों के ऊपर ज़ोर डालता है, क्योंकि खून के खलीए हड्डी के अंदर बनते हैं। तो जब हड्डियों पर जोर पड़ता है तो हड्डियों में तकलीफ होती है, इनको पाँवों में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। रमज़ान में रोज़े की हालत में आप ब्लड दे सकते हैं, कोई ऐसे हौसले की बात नहीं है, क्योंकि हम हेल्दी बॉडीज़ हैं, सब कुछ हेल्दी डाइट लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और प्लस ये कि अल्लाह मियाँ ने इतना अच्छा निज़ाम रखा है कि जब हम ब्लड देते हैं तो जब वो ब्लड हमारे जिस्म से निकलता है तो उसको बॉडी खुद कॉम्पनसेट करती है। रमजान में एक नेकी के बदले 70 नेकियों का सवाब मिलता है। ऐसे में इस बाबरकत महीने में खून का अतिया करने वाले बेशकीमत नेकियां कमा सकते हैं। कैमरामैन जिशान अली के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची।
कराची में अल खिदमत के ऑर्फन केयर प्रोग्राम के तहत आलमी यौम यतामा पर बच्चों के साथ शाम मनाई गई। अल खिदमत हेड ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में बच्चों के लिए अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ज़ेर कफालत 80 से ज़ायद बच्चों में ईद उल फितर के तोहफ़े भी तकसीम किए गए। तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राशिद कुरैशी और डायरेक्टर ऑर्फन केयर प्रोग्राम और दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। अब आपको ये बताएं कि गर्मी ने सताया तो कराची से सयाहों ने स्वाद का रुख कर लिया। दरिया किनारे मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, मजीद बता रहे हैं सैयद शहाबुद्दीन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फजागट के मुकाम पर दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ। रमज़ान का महीना है, रोज़े हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है और आप मेरे अक़ब में देख भी रही हैं कि सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है और वो दरिया स्वात के किनारे मौसम और हसीन नज़ारों को इंजॉय कर रही है। इन सयाहों का ये कहना है कि कराची में चूँकि गर्मी थी इसलिए वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उनके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और जो मौसम है और जो नज़ारे हैं उनसे वो खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इन्होंने और सयाहों को भी दावत दी है कि वो भी अगर गर्मी से आजिज़ आ चुके हैं तो वो स्वात है यहाँ पे। रोज़े और रमज़ान का महीना अच्छे तरीके से गुजर रहा है, मौसम सुहाना है, नज़ारे भी दिल फरेब है। शहाबुद्दीन अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। समा के नुमाइंदे रेहान अहमद इस वक्त कराची के इलाके सदर में चर्च के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा। जी, मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। ईस्टर का त्यौहार हर साल अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार के मौके पर सुबह और शाम की इबादत होती है। मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, अपने घर में इन्वाइट करते हैं एज ए गेस्ट और तोहफ़ का तबादला भी होता है। रेहान, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। अभी लेंगे एक ब्रेक जिसके बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।